हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट है जिनके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट में एजुकेशन है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो ये आपका पेपर कोड है एंड ये एसवाई रेगुलर एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट के लिए और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हैं जो इसमें हमने आपको जो आपका चैप्टर 4 है शिक्षा के विकास में चुनौतियां और मुद्दे, इसका जो हमने टॉपिक लिया है ये आपका जो चैप्टर 4 हमने इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। इससे पहले जो आपका इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन बनता है हमने क्लास सेकंड में कंप्लीट करा चुके हैं। अभी तक आपने क्लास सेकंड नहीं देखी तो देख लीजिएगा, और ये हमारी क्लास थर्ड है। तो इसमें दो दो वीडियो में आपका जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। तो एक में हमने पहले ही बता दिया एंड ये सब हमने पहले बता चुके हैं आपको, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे एंड जितने भी आगे क्वेश्चन बनेंगे सभी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। शिक्षा के विकास में निम्नलिखित बाधाएं चुनौतियों का वर्णन कीजिए, जैसे लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, गरीबी आदि। तो जो शिक्षा के विकास में क्या क्या चुनौतियां होती है, जैसे आप लिंग के आधार पर भेदभाव देख सकते हैं, जाति के आधार पर, धर्म, वर्ग एंड गरीबी के आधार पर भी आप देख सकते हैं। और इसी का एक क्वेश्चन इस टाइप से बन जाएगा, लिंग, जाति, वर्ग, स्कूल, क्षेत्रीय और धार्मिक मुद्दों में असमानता के मामले में शिक्षा के सभी स्तर पर विकास हुआ है। तो इनके बताने जो असमानता है ना, इन सब में असमानताएं देखने को मिलती है, भेदभाव, तो क्या इससे शिक्षा का विकास हुआ है या नहीं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपको लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो रही है, चैप्टर 4 आप कह सकते हैं। और इसमें से आपके पेपर में कम से कम इस चैप्टर से एक तो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर से आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, शिक्षा के लैंगिक असमानता को कम कैसे किया जा सकता है। तो जो शिक्षा है ना, जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, असमानताएं होती है, उसे कम कैसे किया जाता है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है इस टाइप से, नहीं तो जो मेन क्वेश्चन आपका जो हमने ये बताया इस टाइप से आपके पेपर में आएगा, या ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। एंड अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनाना हो तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो समझिएगा। तो देखिए, लैंगिक समानता, लैंगिक समानता भी शैक्षिक विकास और गरीबी को कम करने के लिए एक पूर्व शर्त है। यह मानवीय अधिकार है कि गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जिया जाए। शिक्षित महिलाओं पूरे परिवार और समुदाय की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए बहुमूल्य योगदान देती है, जो बदले में अगली पीढ़ी को प्रेरणा देती है। तो जो लिंग के आधार पर समानता है ना, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं, जो गरीबी कम करने के क्षेत्र में भी आप इसे देख सकते हैं। और जो शिक्षित महिलाएं होती हैं वो अपने परिवार में देखते हैं कि जो अपने बच्चों को एवं समुदाय को शिक्षित करने के लिए प्रेरणा देती है और योगदान करती है कि अगली पीढ़ी भी उनको शिक्षित हो, शिक्षा प्राप्त करे। तो इससे जो भेदभाव है ये लिंग के आधार पर कम किया जा सकता है। हम लैंगिक समानता हासिल कर सकते हैं जब महिला और पुरुषों को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर, अधिकार और दायित्वों का आनंद मिले। तो हम कैसे समानताएं को हासिल कर सकते हैं कि जो महिला पुरुष के बीच में जो भी भेदभाव हो रहे हैं, जो भी अंतर देखे जा रहे हैं, वो सब मिट जाए और सबको, दोनों को एक समान नजरिए से देखा जाना चाहिए। इसका मतलब है आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में समान शक्ति और प्रभाव के समान अवसर। मतलब जो सामाजिक क्षेत्र में कह सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में कह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में मतलब सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा शिक्षा और करियर की संभावना पर समान दावे से महिला अपनी महत्वाकांक्षाओं का साकार कर सकेगी। तो मतलब जो शिक्षा और करियर के मामले में ना, महिला भी जो अपनी मेहनत से अपनी आकांक्षाओं के जरिए ना कुछ भी हासिल कर सकेगी और वो एक बढ़िया करियर अपना बना सकेगी। लैंगिक समानता महिला को उनके जीवन का प्रबंधन करने के लिए अधिक स्वायत्तता देकर उनके शिक्षा के विकास की मांग करती है। जब वे सशक्त होती है तो पूरे परिवार को लाभ होता है, इस प्रकार पूरे समाज लाभ होता है और ये लाभ अक्सर आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। तो जो आपको पता ही है कि जो महिला शिक्षित होंगी तो पूरे परिवार को शिक्षित करेंगे एंड जो उनके बच्चे शिक्षित हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये योगदान होगा और सरकार के लिए भी, क्योंकि जो समाज के लिए भी लाभ होगा, क्योंकि महिलाएं आजकल की डेट में सरकार चला रही है। आप देख सकते हैं कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आज की डेट में महिलाएं ना कर रही है।
तो जो लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए और दोनों को समान नज़रिए से देखना चाहिए। देखिए, लिंग बनाए रखने में माता-पिता की भूमिका। अब जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए कि जो लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव को कम किया जाए, ठीक है? क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ सकता है, इस टाइप से अगर जो हेडिंग हमने लिखा है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके पेपर में कि जो लिंग असमानता को कम कैसे किया जा सकता है, माता-पिता की इसमें भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आप समझ जाइएगा, ये ना कहिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं बताया था। बच्चों के समाजीकरण के आवश्यक एजेंटों के रूप में माता-पिता समाज में उपयुक्त समझे जाने वाले लिंग भूमिका में बच्चों का मार्गदर्शन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो माता-पिता है ना, जो समाज में समझे जाने, उसमें जो लिंग में ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो ये पॉइंट आपके हैं। वे बच्चों को बचपन से लिंग भूमिका व्यवहार या तो होशपूर्वक या अनजाने में सिखाते हैं। तो मतलब कुछ माता-पिता ऐसे होते हैं जो मतलब पूरे ध्यान रख के होशपूर्वक सिखाते हैं, तो कुछ अनजाने में ही सिखाते हैं। मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। परिवार भी बच्चों को उन मूल्यों को सिखाते हैं जो कि जीवन भर धारणाएँ करेगा। जो परिवार से सिर्फ़ उसी मूल्य को सीखते हैं जो जीवन भर हमारे जीवन में चलेगा। वे अक्सर अपने माता-पिता के नज़रिए को ना केवल काम के बारे में बल्कि शिक्षा, देशभक्ति और धर्म के महत्व के बारे में भी अपनाते हैं। तो जो माता-पिता का नज़रिया होगा ना, वही बच्चों के विकास में आपको देखने को मिलेगा। अगर एक माता-पिता है जो हिंदू धर्म को मान्यता देता है, तो उसके बच्चे भी जो हिंदू धर्म के बारे में ही जानेंगे, ना कि मुस्लिम समुदाय के बारे में देखेंगे। तो जो माता-पिता की भूमिका किसी भी चीज़ के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिस टाइप से वो करेंगे, उसी टाइप से उनके बच्चे भी करेंगे। कई शोधकर्ताओं ने बेटियों पर बेटों की शिक्षा के लिए माता-पिता को वीरता पर प्रकाश डाला है। कई घरों में लड़कियां स्कूल का प्रयोग कर सकती है और वे किस प्रकार के स्कूलों का प्रयोग कर सकती है, यह निर्णय वित्तीय अनियमितताओं और सामाजिक वीरताओं दोनों पर आधारित है। मतलब कि कुछ घरों में ऐसा भी देखा जाता है जहाँ लड़की और लड़का दोनों भी मतलब स्कूल जा सकते हैं, लेकिन कुछ भेदभाव भी देखने को मिलते हैं कि जो उनको कैसे सामाजिक में देना चाहिए, किस स्कूल में देना चाहिए लड़कियों को, किस में नहीं, और किस में लड़कों को पढ़ाना चाहिए। कुछ आप देख सकते हैं, कुछ माता पिता होते हैं जो लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो लड़कियों को गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं, तो कुछ भेदभाव आप देखने को मिल जाता है। घर में एक शिक्षित महिला अपने बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपाय करती है, और जो जिस घर में मान लीजिए शिक्षित महिला है, तो वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा देने के लिए उपाय करती है। वह जानती है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, और तो माता पिता जो जानते भी है कि बच्चों के स्वास्थ्य में क्या अच्छा है, मतलब शिक्षा एक योगदान देगी, और शिक्षा के महत्व को समझती है और उन्हें सिखा सकती है, और अपने बच्चों को भी सिखा सकती है, उनके महत्व को भी समझती है। बदले में वो स्वस्थ और शिक्षित बच्चा एक शिक्षित व्यवस्था के रूप में विकसित होता है और आगे विकास और उन्नति को बढ़ावा देता है। इस तरह ये चक्र चलता रहता है, और उस बच्चे का जब विकास होगा, जब शिक्षा उसे प्राप्त हो जाएगी, तो उन्नति करेगा, अपना विकास करेगा, और ये चक्र हमेशा चलता रहेगा कि वो अपने बच्चों को सिखाएगा, वो अपने बच्चों को इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, लिंग निष्पक्ष समाज के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका और कार्य का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो लिंग है, आप कह सकते हैं उसमें ना जो एक टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए, कि जो लड़के लड़कियों के बीच में क्या सिखानी चाहिए। क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, जो हमने हेडिंग लिया, ये आपके एसओएल की जो स्टडी मटेरियल है, जितने भी हेडिंग है, पॉइंट है, हम उसके ऊपर आपको बता रहे हैं। देखिए, एनपीआई 1986 ने इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा से महिलाओं की स्थिति में बदलाव आएगा और इससे महिला सशक्तिकरण होंगे। तो जो एक अधिनियम है, उसके अकॉर्डिंग इसमें ये बताया जा रहा है कि जो महिला है ना, शिक्षा प्राप्त करके उनमें बदलाव आएगा और वो अपने अस्तित्व को पहचान सकेंगे, सशक्तिकरण होंगे। पाठ्यक्रम पर बदलाव, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षण संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी इस नीति का लक्ष्य होगा। एंड देखिए, मौजूद लैंगिक संबंधों पर सवाल उठाने के लिए छात्रों को तैयार करने के मामले में शैक्षिक प्रक्रिया परिवर्तनशील होनी चाहिए। मतलब इनको छात्रों को कैसे तैयार किया जाना चाहिए, तो यहाँ पॉइंट है। देखिए, शिक्षक लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। तो जो टीचर है ना, उसमें एक निम्नलिखित जो कार्य कर सकते हैं कि जो लड़के और लड़कियों में समानताएं हो, मतलब असमानता को कम किया जा सके, दोनों को समान रूप से समझा जाना चाहिए लिंग के आधार पर। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका है
शिक्षक को लिंग निष्पक्ष भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और छात्रों को इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, शिक्षकों को लड़कियों लड़कों से समान अपेक्षा रखनी चाहिए और लड़कों से कठिन नौकरी और लड़कियों से नाजुक कार्य की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो जो लड़के लड़के दोनों को मतलब समान रूप से देखना चाहिए, सम्मान कार्य के लिए करना चाहिए। ऐसा ना हो कि लड़कों को ऐसे काम दिए जाने चाहिए जो उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं लड़कियों के अकॉर्डिंग मुश्किल हो। तो ऐसा नाजुक लड़कियों को कोई भी काम नहीं देना चाहिए, दोनों को सेम देना चाहिए, कोई भी काम हो। शिक्षकों को उपलब्धि में सक्रिय रूप से लिंग अंतर को दूर करना चाहिए और लड़कों लड़कियों दोनों के लिए लिंग निष्पक्ष आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब जो लिंग के आधार पर दोनों के बीच में अंतर जो भी है उन्हें खत्म करना चाहिए। शिक्षक को लड़कियों को समान तरीके से कक्षा गतिविधियों में भाग लेने के लिए बढ़ावा देना चाहिए और गलत कृत्यों के लिए आलोचना की जानी चाहिए। मतलब कि जो लड़कियां होती हैं उनको समान तरीके से गतिविधि करने का विकास का बढ़ावा देना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसकी आलोचना भी करनी चाहिए, ये नहीं कि वो लड़की है तो उसे समझ के छोड़ देना चाहिए। छात्राओं को भूमिकाएं और जिम्मेदारियां आवंटित कराते समय शिक्षक को कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए और इसके लिए उचित उपाय अपनाना चाहिए जिससे छात्रों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मजबूत होगा। तो मतलब जो भी कोई भी भूमिका होती है, कोई भी जिम्मेदारी, कुछ भी काम होता है ना, तो उसमें दोनों को समान रूप से देखना चाहिए और किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। और लड़कियों को जो छात्र है, लड़के लड़कियां, उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मजबूत होगा अगर दोनों को एक दूसरे के सम्मान देखेंगे। लड़कियां भविष्य की महिलाएं, इसलिए शिक्षकों को माता-पिता और उन्हें करियर विकल्पों के लिए लड़कों की तरह ही तैयार करना चाहिए। जो हमारी लड़कियां हैं भविष्य की महिला बनने वाली, आप सबको पता है। एंड जो माता-पिता को इनके करियर के बारे में जानकारी देनी चाहिए और लड़कों लड़कियों को दोनों को करियर के बारे में एक जैसा ही तैयार किया जाना चाहिए, कोई अलग तरीके से नहीं। शिक्षक देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति में योगदान देते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना और सम्मानित किया जाना चाहिए। जो टीचर होते हैं उनको जो राजनीतिक प्रगति में योगदान है, आप कह सकते हैं जो सामाजिक में, तो इसमें इनका योगदान रहता है तो इनको सम्मान देना चाहिए और पहचानना भी चाहिए। शिक्षक शिक्षण पद्धति कक्षा प्रबंध तकनीकों, श्रम विभाजन और संसाधन के आवंटन में सुधार से लैंगिक असमानता को मुक्त करते हैं। और तो मतलब इन्होंने कुछ सुधार किया है शिक्षा में, जिससे ना संसाधन में सुधार किया, जिससे जो असमानता है ना, लैंगिक असमानता, उसे कम किया जा सकता है, उसमें मुक्ति पाई जा सकती है। तो मतलब इसमें आपको ये लिखना है जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उसे एक टीचर कैसे कम कर सकता है, वो क्या-क्या तरीके अपना सकता है और माता-पिता कैसे इसे कम कर सकते हैं और जो दोनों में समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। आपका जो टॉपिक यही था, जो लैंगिक समानता, मतलब बिना भेदभाव के दोनों को बराबर समझा जाना चाहिए। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया। अगर क्वेश्चन आपका ये सिर्फ़ इसके ऊपर भी बन सकता है, तो आप देख लीजिएगा। एंड इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, देखिए, तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है धर्म। अब धर्म के बारे में देखते हैं कि जो शिक्षा में इसका क्या योगदान है। धर्म भी एक सार्वभौमिक संस्था है जो आदमी से आधुनिक समाज तक मौजूद है। तो धर्म एक सार्वभौमिक संस्था है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एलिम दुखिन ने धर्म को पवित्र चीज़ों से संबंधित मान्यता और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। तो जो धर्म को ना पवित्र चीज़ों के लिए मान्यता दी जाती है और प्रथाओं के लिए एकीकृत की जाती है। कार्ल मार्क्स को छोड़कर इस बात पर आम सहमति है कि समाज में धर्म की कार्यात्मक भूमिका है। तो मतलब जो एक कार्ल मार्क्स है ना, उन्हें ही छोड़ के बाकी सब मानते हैं जो धर्म की एक भूमिका है। नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि कई बार इसको कठोरता भी बेकार हो जाती है। धर्म सभी ज्ञात समाजों में मौजूद है, हालांकि धर्म मान्यता और प्रथाएं संस्कृति से संस्कृति में बदलती है। सामाजिक नियंत्रण धर्म के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है और जो सामाजिक नियंत्रण है, सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य धर्म उसमें से एक है। तो ये आपको धर्म के परिचय में लिखना होगा। एंड इसका देखिए विशेषता जो सभी धर्म साझा करते हैं। अगर आपके पेपर में पूछा जाए धर्म की विशेषता क्या है, तो आपको ये लिखना है। पॉइंट देखिए, धर्म पवित्र दायरे के बारे में है। यदि हम यह सोचें कि
किसी पवित्र दायरे में प्रवेश करने से पहले विभिन्न धर्मों के सदस्य क्या करते हैं। तो जो धर्म क्या है, तो पवित्र दायरे के बारे में एक बताता है। अगर आप मान लीजिए किसी भी धर्म को अपनाना चाहते हैं, आप अगर ये सोचेंगे कि उससे उस धर्म के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं। उदाहरण के लिए किसी के सिर को कवर करना, मतलब सिर को जो कवर करना, या किसी के सिर को कवर नहीं करना। जो मुस्लिम लोग होते हैं, आप देख सकते हैं, टोपी पहनते हैं, सिर को कवर करके रखते हैं। गुरुद्वारे में जो जाते हैं तो सर को कवर करके रखते हैं। तो देखिए, जूते उतारना, एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनना आदि। जू मंदिर में जाते हैं तो आप देख सकते हैं जूते उतार के जाते हैं, कपड़े पहन के जाते हैं अलग-अलग तरीकों से। हमें अनेक बीच पवित्र स्थान या स्थितियों के लिए मान्यता और आदर की भावना की आम बात मिल जाएगी। और ये सभी बातें ना, हमें आम बातें ये सभी देखने को मिल जाएगी जो धर्म के नाम पर अगर आप देखें तो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए हर धर्म के अपने मापदंड और सिद्धांत हैं। जो भारत अपना देश है, क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये सिद्धांत है, ठीक है। भारतीय समाज हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई आदि बहु धार्मिक समूहों से रंगा हुआ है। जो भारतीय समाज में आप सबको पता है अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सभी मिल बाँट के रहते हैं। ये धर्म भारतीय समाज को धनवान और विशाल बनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक संस्कृति दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करती है, और जो सभी धर्म होते हैं ना, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, और लोग एक दूसरे के लिए अपने दिलों में सम्मान रखते हैं। हमारे संविधान निर्माता ने धर्म को मूल्य और सामाजिक घटना दोनों की नैतिक प्रणाली के रूप में देखा। जो धर्म के नाम पर हमारे समाज में सबको समान रूप से देखा जाता है, और सभी जो अपने धर्म को सम्मान करते हैं और दूसरे के धर्म को भी अपना सम्मान देते हैं, किसी के नीचा नहीं दिखाते। और इसमें संविधान में भी ये धर्म के मूल्य को जो सामाजिक घटना के रूप में देखा जाता है। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य द्वारा संचालित संस्था ना तो किसी धर्म का प्रचार करेगी और ना ही धार्मिक शिक्षा देगी, और ना ही किसी धर्म के व्यक्तित्व का पक्ष लेगी। तो जो अनुच्छेद 28 है, इसमें ये बताया जाता है कि जो धर्म का ना प्रचार नहीं किया जाएगा, और किसी भी संस्था में धर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा, ठीक है। और उसके पक्ष में कोई भी बात नहीं की जाएगी कि धर्म में, कि हाँ इसका धर्म अच्छा है तो इसका धर्म बुरा है। तो किसी भी धर्म के बारे में कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि कौन सा अच्छा है कौन बुरा है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत ना तो राज्य और ना ही कोई अन्य एजेंसी द्वारा प्राबंध किसी स्कूल में धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकती है। मतलब इस अनुच्छेद में यही बताया गया कि किसी भी संस्था, किसी भी स्कूल, किसी भी कहीं भी ना, कॉलेज वॉलेज में धर्म के नाम पर कोई भी पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा कि इस धर्म के ये धर्म अच्छा है तो ये धर्म बुरा है। सबको समान रूप से देखा जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद में आगे यह भी प्रावधान किया गया कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त स्कूल में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को माता पिता की सहमति के बिना किसी धार्मिक गतिविधि में बराबरी करने की बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य है कि यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संस्था राज्य से सहायता अनुदान के लिए पात्र है। तो जो राज्य से द्वारा ना अनुदान, जो पैसों लिए जाते हैं किसी अल्पसंख्यकों के समुदायों को स्थापित करने के लिए, एंड जो माता पिता से बिना पूछे ना किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी धर्म के बारे में। तो यहाँ आपको धर्म के बारे में पॉइंट दिखे कुछ, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है धर्म और शिक्षा में जो संबंध है क्या क्या है। तो देखिए, धर्म और शिक्षा का गहरा संबंध है, लेकिन शिक्षा प्रदान करने में हम धर्म के बारे में इस व्यापक दृष्टिकोण को अपने सामने रखते हैं। तो मतलब धर्म है और शिक्षा दोनों का संबंध, लेकिन कुछ दृष्टिकोण होते हैं ना, अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमें इसको सामने रखना है। जो ये पॉइंट है, किसी खास समय पर धार्मिक नजरिए ने हमेशा शैक्षिक विचारों को प्रभावित किया है। तो कोई भी खास समय, जैसे सरस्वती पूजा आती है तो कुछ खास अवसर धार्मिक मनाए जाते हैं। धर्म के प्रतीक संकलीय दृष्टिकोण को कोई मूल्य नहीं देना चाहिए या आचरण के मापदंड प्रदान नहीं करने चाहिए। तो यहाँ बताया कोई उसको अन्य मूल्य नहीं देना चाहिए, मतलब वह नहीं कराना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा रास्ता चाहती है। जो शिक्षा है क्या चाहती है, रास्ता और नई पीढ़ी को सिखाती है, और जो आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी होती है उन्हें सिखाती है कि रास्ता कैसे तय किया जा सकता है। और धर्म, देखो शिक्षा तो ये कहती है कि नई पीढ़ी को कैसे रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जो धर्म ये बताता है कि हम क्यों पैदा होते हैं और हमें
अनंत शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। मतलब धर्म कहता है कि हम क्यों पैदा हुए इस देश में, हमें अपने शांति के लिए, अपने जीवन यापन के लिए हमें क्या-क्या करना है, धर्म बताता है। प्राचीन काल में गुरुकुल, मद्रासन, चर्च आदि में लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। पहले के ज़माने में कहाँ-कहाँ, तो आप मस्जिद में देख सकते थे, चर्च में, गुरुकुल में जो शिक्षा को प्राप्त करते थे। इसलिए माना जाता है कि धार्मिक शिक्षा ही बच्चों में नैतिक और धार्मिक मूल्यों को जागृत करने में का मार्ग है। तो अब समय में ऐसा भी माना जाता है ना, जो शिक्षा के लिए विकास में ना धार्मिक मूल्य योगदान अपना देते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही आप ये देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं मस्जिद में आपको उर्दू पढ़ाए जाते हैं, तो संस्कृत भी पढ़ाए जाते हैं गोकुल में, तो इस टाइप से। यही कारण है कि बच्चों को हिंदू धर्म में वेद, ईसाई धर्म में बाइबल और इस्लाम में कुरान सिखाया जाता है, और यही कारण है जो अलग-अलग धर्मों में सिखाया जाता है। इसलिए बच्चों को जो भी शिक्षा मिलती है, वह प्रत्यक्ष या अपैक्षिक रूप से, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से उसके धर्म से निर्देशित होती है। जो भी उसे शिक्षा प्राप्त होती है, उसके धर्म के अकॉर्डिंग ही होती है। जैसे कि एक मुस्लिम बच्चा उर्दू सीखेगा मस्जिद में जाके, और एक हिंदू बच्चा जो संस्कृत सीखता है, इसी टाइप से। घर में ही बच्चे को जो भी औपचारिक शिक्षा मिलती है, वह भी कुछ हद तक धर्म द्वारा निर्देशित होता है। और जो घर में भी शिक्षा प्राप्त होती है, तो कुछ हद तक ये घर, जो आप कह सकते हैं, धर्म द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आपको समझ में आ गया जो धर्म और शिक्षा का संबंध क्या है। दोनों में गहरा संबंध है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है स्कूल की भूमिका, मतलब जो शिक्षा में कैसे इसकी भूमिका हो जाएगी, जो एक विद्यालय, उसकी भूमिका कैसे है शिक्षा के मामले में। तो देखिए, स्कूल समाज में एक मौलिक और महत्वपूर्ण संस्था है। स्कूल में छात्र लोकतांत्रिक जीवन यापन पर शिक्षित हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, एक मौलिक संस्था के रूप में आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण संस्था के रूप में। और यहाँ जाने के बाद ना लोकतांत्रिक जीवन यापन में जो बच्चे हैं शिक्षित हो जाते हैं। स्कूल व्यवस्था में सभी धर्म की सांस्कृतिक परंपरा और समानता मिलती है। भारत कई समुदाय, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, धर्म और भाषाओं का देश है। और जो भारत में आप देखेंगे ना, तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपराएं को अपनाया जाता है, और ये विभिन्न समुदाय का जो मिश्रण देश है अपना भारत। कई समुदाय, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, धर्म, भाषा आदि देश देखने को मिलते हैं। एक सामाजिक इकाई के रूप में स्कूलों में बहु विचारण, संस्कृतियों और परंपराओं के बीच समानता और सामान्य बनाए रखना हमेशा एक चुनौती है। और जो आप देख सकते हैं, जो एक बहुविचार, मतलब अलग-अलग विचार के लोग होते हैं, अलग-अलग धर्मों के लोग होते हैं, और सब में समानता बनाना एक समस्या है, एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। आधुनिक भारत में अनेकता में एकता बनाए रखने के लिए स्कूलों पर किसी भी आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी का सम्मान करने की बड़ी जिम्मेदारी है। तो मतलब एकता में अनेकता, आपको ये पॉइंट तो अच्छे से पता ही है। तो सभी में समान रूप से दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, कि जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, लड़की लड़का बच्चे किसी के साथ किसी भी टाइप का ना हो। स्कूलों को अपने मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि समुदाय का कोई भी वर्ग स्कूल प्रणाली पर हावी ना हो सके, और उन्हें अपने स्कूल के लिए एक अच्छे-अच्छे जो कहते हैं बातें सिखानी चाहिए, कि कल की डेट में कोई उन पर इल्ज़ाम ना लगा सके कि नहीं, आपका विद्यालय में ये चीज़ें होती है, गलत बातें सिखाई जाती हैं। तो जो अपने मूल्य एवं समुदायों पर ध्यान रखना चाहिए। स्कूलों को एक लोकतांत्रिक माहौल स्थापित करना चाहिए, जहाँ सभी धर्म और सांस्कृतिक शांति और सद्भाव साझा करें, और जहाँ एक दूसरे के धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान विकसित हो। तो जो एक विद्यालय का मानना ये होना चाहिए ना, कि जो सभी धर्मों का सम्मान हो, कि सब शांतिपूर्वक एक दूसरे के धर्म को माने और अपने विकास करे और संस्कृति का सम्मान करे, किसी को नीचा ना दिखाया जाए। तो ये तो हो गई एक विद्यालय की भूमिका, स्कूल की भूमिका। एंड जो जाति है शिक्षा के क्षेत्र में, इसकी भूमिका क्या है, तो ये देखिए, जाति की उत्पत्ति मूल शब्द जन से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म लेना। तो जाति का मतलब है जन्म लेना। इस प्रकार जाति का संबंध जन्म से है। तो किससे? अपने जन्म से। मनुष्य जब जन्म लेता है, तो उसका जाति का निर्माण हो जाता है। आप बच्चे को देखते हैं, एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, तो उसका जाति क्या हो गई? मुस्लिम हो गई। हिंदू में होता है तो वो हिंदू हो जाता है, हिंदू धर्म हो जाता है। इसी टाइप से जो जन्म लेता है, उसी समय उसकी जाति जो तय की जाती है। भारतीय समाज अपनी जनसंख्या को 5 प्रमुख जातों में विभाजित करता है। जो भारत में कितनी 5 है, तो एक तो आपको पता है ब्राह्मण, जिसमें पुजारी आते हैं, चिकित्सा आते हैं, शिक्षक आते हैं, और
क्षत्रियों में सैनिक योद्धा आते हैं, और वैश्य में व्यापारी, श्रूत में नौकर मजदूर आ जाते हैं, और छूत में सामाजिक जो दृष्टिकोण से सबसे नीचे होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट है। और जाति की विशेषता क्या है, तो ये देखिए, आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के विकास में जाति की भूमिका क्या है, तो वर्णन कीजिए, या विशेषता क्या है। तो आपको इस टाइप से लिखना है। आपको जो हम हेडिंग बता रहे हैं ना, आपको ये क्वेश्चन टाइप का आपके पेपर में पूछा जा सकता है। यही एक सामाजिक समूह को संबोधित करता है जिसके लिए सदस्यता जन्म से तय की जाती है। एक जाति समूह के सदस्य आमतौर पर अंतर्विवाही होते हैं, इसलिए वे आपस में शादी कर लेते हैं। तो आपको पता है जाति के आधार पर शादी होती है, मतलब अपनी कास्ट देख के ही लोग शादी करते हैं, तो ये शादी कर लेते हैं। ठीक है, जातियों को मोटे तौर पर सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में सामाजिक रूप से विभाजित किया गया है। तो अलग अलग वर्गों में से विभाजित किया जाता है। और जाति प्रणाली के लोग विभिन्न सामाजिक समूह में विभाजित शामिल है, और जहां लोग के कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण जन्म से शायद ही किसी लचीलेपन के साथ किया जाता है। तो इसकी जो विशेषता है कि इसके जो कर्तव्य, अधिकार ये जन्म के साथ ही इनका हो जाता है, सब कुछ आप देख सकते हैं। और जाति के आधार पर जो विवाह शादी होती है वो सब आपको देखने को मिलते हैं, अपने कास्ट में ही लोग करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये देख सकते हैं, शिक्षा और जाति व्यवस्था, मतलब जो शिक्षा में जाति व्यवस्था किस टाइप से काम कर रही है। तो देखिए, भारत शक्तिशाली सामाजिक संस्थाओं का देश है। शिक्षण संस्थाओं तक पहुंच बनाने में जाति की अहम भूमिका, और इसमें ज़्यादा भूमिका है। प्राथमिक शिक्षा से शिक्षा का हर स्तर जो सार्वभौमिक प्रतीक होता है, उसमें भी जाति व्यवस्था की पैठ है, मतलब जाति की भूमिका है। यह सामाजिक पैठ निम्न जाति के लाखों बच्चों की उन्नति के लिए नुकसान संदेह है। मतलब जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लाखों बच्चों के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है जाति। नतीजा ये हो सकता है ना कि जो गरीबी के जो बच्चे होते हैं, गरीबी में फंस जाते हैं, उन्हें किसी खास स्कूल में दाखिला मिल गया हो, अगर मान लीजिए किसी भी विशेष स्कूल या खास स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन उनकी उपस्थिति कम है और वो वहाँ पर कम जाते हैं। निम्न वर्ग और जाति के ताल्लुक़े रखने वाले बच्चों को आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा की कमी, संसाधनों की कमी जैसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर भी अधिक होती है। तो एक निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग, उसे विशेष स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन उनकी जो वहाँ पर रोज़ स्कूल नहीं जा पाते, जिनके लिए उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, उनके पास पैसों की कमी होती है, संसाधन की कमी होती है, आर्थिक कमी होने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है। तो ये भी एक कारण है जो शिक्षा में जाति की ज़्यादा भूमिका नहीं है। ठीक है, एंड जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ग प्रणाली की विशेषता, मतलब जो वर्ग होती है, आप कह सकते हैं मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, एंड उससे नीचे ऊपर, तो इस टाइप के जो होते हैं ना, उनके में क्या क्या भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में। तो देखिए, निम्नलिखित वर्ग प्रणाली की मुख्य विशेषता है। वर्ग प्रणाली की स्थिति के पदानुक्रम की एक प्रणाली है, सामाजिक श्रेणी की एक प्रणाली जो मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति पर आधारित है। आपको पता है जो वर्ग है, मतलब फैमिली है, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, कुछ नॉर्मली कमाते हैं, कुछ कम कमाते हैं, तो ये आर्थिक स्थिति पर आधारित है। धन और शक्ति के असमान वितरण में चिन्हित एक प्रणाली है। और ये जो धन होता है, शक्ति होता है, इन दोनों में आप मान सकते हैं जो मिडिल फैमिली के होते हैं, नॉर्मली होते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं कमाते और ज़्यादा शक्तिशाली वो नहीं होते हो, और उससे ऊपर होते हैं, उससे नीचे होते हैं। आप मिडिल फैमिली वाले को देखेंगे, उसके अपने से नीचे को दबाएंगे, और जो मिडिल से ऊपर होंगे वो उनको दबाएंगे, इस टाइप से। जाति व्यवस्था से ज़्यादा गतिशील वाली व्यवस्था, और ये जाति व्यवस्था से ज़्यादा चलती है वर्ग। एक ऐसी प्रणाली जिसमें स्तर किसी स्वयं के प्रयासों से प्राप्त होता है, और इसमें स्वयं के प्रयासों से आप जिस टाइप से वर्क करेंगे, अपना काम करेंगे, उस टाइप से आपको बेहतर मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आपको एक वर्ग मिलेगा, ना कि किसी को अंकित किया हुआ, सौंपा हुआ या विरासत में मिला हो। मतलब जो जाति है आपको विरासत में मिलती है, लेकिन वर्ग नहीं मिलता। एक प्रणाली जिसमें वर्ग संरचना की कुछ हद तक स्थिर होता है। वर्ग चेतना और एकजुटता पर आधारित एक प्रणाली, और ये वर्ग है चेतना और एकजुटता पर आधारित है। जीवन की विशेष विद्या, जीवन शैली और प्रत्येक वर्ग की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति वाली प्रणाली है। एक प्रणाली जो श्रेष्ठता और हिंसा की मान्यता पर आधारित है, जो सामाजिक पदानुक्रम या नीचे खड़े लोगों से संबंधित है। मतलब कि जो सामाजिक
को जो हीनता कहते हैं, समाज में भेदभाव कहते हैं, या अपने से जो नीचे ये खड़े उनके लोगों को संबोधित करती है। एक प्रणाली जिसमें कक्षाओं के बीच की सीमा तरल है और कम सटीक रूप से परिभावित होती है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें सामाजिक वर्ग उप सांस्कृतिक के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक सामाजिक मतलब सब अपने अलग संस्कृति को अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, और प्रत्येक जो सामाजिक होते हैं अलग अलग तरीकों से आपको देखने को मिल जाएंगे, भेदभाव देखने को मिल जाएंगे कि जो अपनी जो श्रेणी है ना, जो वर्ग है, आपको खुद से प्राप्त करनी होती है, जो जाति है आपको विरासत में मिलती है। इस टाइप से अगर आपको दोनों में अंतर पूछ सके पेपर में, तो अंतर भी आपको दोनों में लिख देना है, दोनों के पॉइंट। तो देखिए जो वर्ग है ना शिक्षा में, इसका क्या योगदान है, तो ये देखिए सामाजिक वर्ग में शिक्षा प्राप्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है। तो दो तरह से शिक्षा प्राप्त होती है, एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक। आपको पता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उच्च सामाजिक वर्गों के लोगों को अधिक प्रतिष्ठा और उच्च शुल्क स्कूल में भाग लेने और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है। तो मतलब जो उच्च सामाजिक वर्ग मतलब जो सबसे ऊपर वर्ग होते हैं, जो ज़्यादा लोग पैसे वाले होते हैं, तो वो अपने बच्चों को कहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाते हैं और उनकी संभावना अच्छी होती है शिक्षा प्राप्त करने की। बच्चों के माता-पिता उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के हैं। मान लीजिए मध्यम वर्ग के हैं या उच्च वर्ग के हैं, तो उच्च पदों पर प्रतिष्ठित नौकरियों में हैं। अगर उसके माता-पिता अच्छी नौकरी पोस्ट पर है, तो वे उन बच्चों से आगे हैं जिनके माता-पिता बेरोज़गार हैं। तो उन बच्चों से आगे हैं जिनके माता-पिता बेरोज़गार हैं, ठीक है? तो वो अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं। शिक्षा प्रणाली को पक्षपातपूर्ण और उच्च मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए डिजाइन और कामकाजी वर्ग और जातीय अल्पसंख्यक की जरूरत में अनदेखी के रूप में बनाया गया है। तो अनदेखी मतलब सब में अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। हर सामाजिक वर्ग में एक सम्मान क्षमता है और समाज के भीतर कारक जैसे कम उम्मीदों, अस्थिति, संतुलन की कमी और आर्थिक मुद्दे कामकाजी वर्ग में विफलता के कारण कामकाजी वर्ग के बच्चों को किसी भी वर्ग की तुलना में आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि ये संसाधनों की कमी जैसे पैसे की कमी से जोड़ा गया और पैसे पैसे चीजें खरीद सकता है। तो मतलब जिस टाइप से आप आर्थिक संसाधन देख सकते हैं, पैसों की कमी होती है, तो मिडिल फैमिली में ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो उनके साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके बच्चों को, उनकी फैमिली मेंबर को, जिससे उनको शिक्षा में बाधा हो सकती है वर्ग के आधार पर भी। मध्यम वर्ग के बच्चों को कम उम्र में अपने माता-पिता से अधिक ध्यान और प्रोत्साहन प्राप्त होता है, जो उन्हें स्कूल शुरू करने के लिए उच्च उपलब्धि देते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं स्कूल जाने से पहले कि आपको इस टाइप से स्कूल में बैठाया जाएगा, ये आपको सिखाया जाएगा। तो शिक्षा जो उनके घर से उन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाती है और उनके लिए अच्छी बातें होती है, उपलब्धि होती है। हालाँकि ये माना जाता है कि कामकाजी वर्ग के बच्चे के माता-पिता को समझ में नहीं आता कि उनके बच्चे की शिक्षा में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। और जो फैमिली है, जो जो माता-पिता जॉब करते हैं, तो अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते कि उनके बच्चे कैसे सफल हो सकते हैं, उनको शिक्षा में क्या-क्या योगदान चाहिए। और वहीं मिडल फैमिली के बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देते हैं, वो ठीक है। शिक्षा का निम्न स्तर निचले स्तर की आय की ओर ले जाता है, जो फिर से अगली पीढ़ी के लिए कान का कारण बनता है। वर्ग चेतना लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में भी बाधा डालती है, और ये लोकतांत्रिक के मूल्य है उसमें भी बाधा डालती है वर्ग। इसके लिए स्कूलों और समानता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। हालांकि आर्थिक विषमता और अन्य असमानताओं को समाप्त किए बिना वर्ग चेतना को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए सामाजिक और आर्थिक सुधार जरूरी है। तो जो आर्थिक और सामाजिक सुधार को सही करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ना किसी का भी विकास नहीं हो सकता, वर्ग को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इनको करना चाहिए। समापन शब्दों में ये कहा जा सकता है, मतलब अब निष्कर्ष आपका ये निकल रहा है, जितने भी हमने ऊपर पॉइंट बताए आपको, जाति, विद्यालय, वर्ग, जो भी हमने अभी पॉइंट आपको बताया, उसका समापन मतलब निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। देखिए, समय के साथ लिंग, जाति, वर्ग, क्षेत्रीय और धार्मिक मुद्दों में असमानता के मामले में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास हुआ है। तो जो सभी स्तर पे आपका क्वेश्चन हमने वही यही बताया था कि जो लिंग, जाति, वर्ग और इनसे विकास में असमानता को कैसे बढ़ावा मिलता है, विकास हुआ है, ठीक है।
हालांकि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली अन्य मुद्दों के संबंध में भी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे उचित नीति निर्माण और नीति के व्यावहारिक कार्यान्वयन के माध्यम से दूर करने की आवश्यकता है। इस असमानता को दूर करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर काम करना चाहिए। अब शिक्षा के विकास के लिए हमारे मन में मौजूद असमानता को दूर करने की ज़रूरत है। शिक्षा का विकास कैसे होगा? जब तक आप अपनी असमानताओं को दूर नहीं करेंगे, आप ये गलतफ़हमी अपने माइंड से नहीं निकालेंगे कि हर व्यक्ति समान है, मतलब भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाए, सबको एक जैसा देखना चाहिए। जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग, जात, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए, सभी को समान रूप से देखना चाहिए, सभी बच्चों को, धर्मों को समान रूप से देखना चाहिए, जभी जाके अपना विकास हो सकता है। जैसे कि जो एक ये राइटर है, इनके अनुसार इन्होंने बताया, अगर हम किसी और व्यक्ति या किसी अन्य समय का इंतज़ार करते हैं, तो बदलाव नहीं आएगा। हम ही वे हैं जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम वह परिवर्तन चाहते हैं जिसकी हम तलाश करें। मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि हाँ, कोई दूसरा व्यक्ति आके इसे बदलाव करेगा, ये कार्य करेगा। हम वो खुद ही है और हमको खुद से ही ट्राई करना होगा और हमें खुद ही चेंज करना होगा समाज में जो भी परिवर्तन लाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें कम से कम आपके वर्ग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड जो आपका जाति के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और नहीं तो आपका जो ये आपको दिख रहा है धर्म के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, लिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, विद्यालय के ऊपर। तो जो आपका मेन क्वेश्चन यही था कि जो लिंग, जाति, वर्ग, क्षेत्रीय और धार्मिक मुद्दे, असमानता के मामले में शिक्षा के समृद्ध स्तर का विकास हुआ है, तो इन सब के बारे में बताना है। और एक ये क्वेश्चन था, दोनों को 2 टाइप से पूछा है, दोनों का एक ही मतलब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने फाइनली बता दिया। अब इसके बाद में आपको कोई भी वीडियो चैप्टर 4 के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टडी मटेरियल ऐसे के नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि जो चैप्टर 4 है हमने क्लास इससे पहले सेकंड एंड ये थर्ड, इन 2 में कंप्लीट करा चुके हैं। इन 2 वीडियो को देख लीजिए, आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा 100%। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो अच्छे से आप लिख सकते हैं। एंड जो बाकी की वीडियो भी आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा।